हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं और अपवर्तनांक क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि अपवर्तन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित हो जाएगी। तो विचलित होगी तो किस तरफ होगी, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, इस तरीके से वो विचलित होता है। ठीक, उसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिएगा, क्रांतिक कोण को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे क्या चीज, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 पिक्चर बनाया हुआ है, जिसमें 3 पिक्चर से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्रांतिक कोण क्या होता है, और अगली पिक्चर हमें बताएगी क्या चीज, अगली तस्वीर से हमें पता चलेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, यहाँ पे 2 मीडियम लिया हुआ है, एक मीडियम नंबर 1 और ये वाला अपने पास मीडियम नंबर 2। इसको हमने विरल माध्यम और इस वाले को हमने सघन माध्यम लिया हुआ है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण है उसको कैसे भेजना है, हम लोगों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजना है। क्यों भेजना है अभी वो क्लियर हो जाएगा। देखना, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इस वाले का जो अपवर्तनांक है इस वाले मीडियम का वो n1 है और इसका कितना है, n2 है। ठीक, तो देखो इसमें हमने क्या करा है, इस वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक, इस वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमने n1 रखा है और इस वाले का n2 रखा हुआ है। ठीक, तो n1 की वैल्यू क्या होगी, n2 से कैसी रहेगी, छोटी, तभी ये क्या होगा, विरल, और ये क्या होगा, सघन। n1 की वैल्यू n2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तब क्या बनेगा, विरल, और ये बनेगा सघन। देखिएगा, हम प्रकाश किरण को किधर से भेजेंगे, सघन से विरल में। देखो हमने क्या करा, जब प्रकाश की किरण को हम यहाँ पे एक टॉर्च रखते हैं, इस टॉर्च को क्या किया, जलाया, तो एक प्रकाश की किरण मान लो निकली। वैसे तो बहुत सारी निकलती है पर हमें एक से मतलब है। ठीक, तो एक प्रकाश की किरण निकली और ये जाकर के टकराई किससे, तो इस वाले मीडियम और इस वाले मीडियम को, इस वाले माध्यम और इस वाले माध्यम को अलग करने वाले सतह से। ठीक, इस सतह से जाके टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, अब ये दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक, पारदर्शी माध्यम है, तो ये प्रकाश की किरण अगले वाले मीडियम में क्या करेगी, प्रवेश कर जाएगी। पर प्रवेश करेगी तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, इसको जाना इस तरीके से चाहिए था, पर ये प्रकाश की किरण चली कैसे जाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो मार्ग से विचलित होगी तो किस तरफ होगी, जाना इसको इस तरीके से चाहिए था, जाना इसको इस तरीके से चाहिए था। ठीक, पर ये चली कैसे जाएगी, अभिलंब से दूर। क्यों अभिलंब से दूर, क्योंकि सघन से किधर जा रही है, विरल में। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर हटने के लिए देखो, ये इसको जाना ऐसे चाहिए था, पर ये विचलित होगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब से दूर हटने के लिए इसको इसी तरफ तो हटना पड़ेगा, तभी तो अभिलंब से दूर होगा। अगर ये इस तरफ मुड़ेगा तो अभिलंब की ओर हो जाएगा, इसलिए किस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अभिलंब से दूर। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पिक्चर में हमने देखा कि अभिलंब से दूर हुआ, हमने क्या करा, ये जो एंगल था यहाँ पे जो बन रहा था, ये जो आपतन कोण था, ठीक, ये जो आपतन कोण है अभी I1 बन रहा था, हमने क्या करा, इस टॉर्च को थोड़ा सा किसी और एंगल पे, किसी और का मतलब एंगल थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमने इसको इस एंगल पे भेजा, I2 एंगल पे, जिसमें I2 की वैल्यू I1 से क्या है, ज्यादा है। ठीक, यानी आपतन कोण की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो हमने देखा क्या चीज, कि अपवर्तन कोण का वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी अगर हम आपतन कोण की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक, तो क्या होगा, अपवर्तन कोण की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक, और प्रकाश की किरण को किससे किस में भेजा है, सघन से विरल में। ठीक, अब क्या करेंगे, हम जैसे जैसे आपतन कोण की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम आएगा, ठीक, अगर हम आपतन कोण की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो ये अपवर्तन कोण की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक टाइम आएगा जब ये अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी आपतन कोण की वैल्यू को हम बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिए कि अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसी आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी क्रांतिक कोण क्या होता है, तो क्रांतिक कोण कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण आपतन कोण होता है। ठीक, कैसा आपतन कोण होता है, तो ऐसा आपतन कोण होता है जिस पर अपवर्तन कोण की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है। ठीक, तो क्रांतिक कोण क्या है, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हमने क्या करा, इस वैल्यू को, ये जो आपतन कोण थी जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया,
ठीक। उसको हमने क्या बोला, क्रांतिक कोण बोला। अब हमने क्या किया, इस आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। थोड़ा सा और बढ़ाने का मतलब है क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और अधिक बढ़ा दिया। अगर हम क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और अधिक बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये जो अपने पास प्रकाश की किरण है जो किससे निकल के गई थी, इस वाले माध्यम से, वापस से टकरा के क्या होगा, इसी वाले माध्यम में आ जाएगी। देखो यहाँ पे प्रकाश की किरण को उस वाले माध्यम में जाना चाहिए था इस वाली कंडीशन में, पर क्या होगा, प्रकाश की किरण उस वाले माध्यम में ना जा करके क्या होगी, इसी में वापस आ जाएगी। ठीक, तो इस वाली घटना को हम क्या बोलते हैं, इस वाली घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, जिसमें क्या होता है, हम आपतन कोण की वैल्यू को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही अधिक बढ़ाते हैं तो प्रकाश की किरण इस वाले सरफेस से अपवर्तक सतह से टकरा करके वापस से क्या होता है, उसी माध्यम में चली आती है जिस माध्यम से राइट गई होती है। ठीक है, यानी डेंसर से गई है, डेंसर में क्या होगा, वापस चली आएगी। इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन को अगले मतलब आगे समझेंगे। अभी क्या चीज हम लोगों का क्या था, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, यानी ये जो प्रकाश की किरण है किसको टच करते हुए जाएगी, अपवर्तक सतह को टच करते हुए अपवर्तित हो जाएगी। ठीक, तब क्या होगा, एंगल आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो ये नॉर्मल, ये इसको टच करते हुए चली गई तो आर बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, क्रांतिक कोण। देखिए क्रांतिक कोण के लिए क्या कंडीशन है, तो कंडीशन बस दो ही है कि अपने पास जो प्रकाश की किरण है वो सघन से किधर जानी चाहिए, विरल में। प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल में जाती है तो हमें क्या मिलेगा, क्रांतिक कोण मिलेगा, यानी तब हमें अपवर्तन कोण 90 डिग्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, तो पहली कंडीशन है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण का मान, ठीक, 90 अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दो कंडीशन होती है तब जाके हमें क्या मिलेगा, क्रांतिक कोण मिल सकता है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं गैजेस कि पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है और उसकी कंडीशन क्या होती है। चलिए देखिए क्या होता है पूर्णांतरिक परावर्तन। देखिए मैंने आपको बताया क्या चीज, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, और ये जो आपतन कोण का मान है, ठीक, वो क्या होना चाहिए, इस बार आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अधिक। अगर हम क्या करेंगे, आपतन कोण की वैल्यू को, ठीक, आपतन कोण की वैल्यू को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू कम लग रहा होगा एंगल का, और थोड़ा यहाँ पे ज्यादा लग रहा होगा, तो जैसे ही हम क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं आपतन कोण का मान, वैसे ही क्या होता है, ये जो प्रकाश की किरण है जिसको उस वाले माध्यम में जाना चाहिए, ये क्या करेगा, ये इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। अब प्रकाश की इस घटना को, जिसमें कि क्या होता है, प्रकाश की किरण जाती है और एक सरफेस से टकराती है, और टकरा करके क्या होता है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन ना बोल करके हम क्या बोल रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल रहे हैं। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो प्रकाश की किरण है यहाँ पे क्या करेगी, पूरी की पूरी लाइट क्या होगी, वापस चली आएगी। क्या परावर्तन में पूरा का पूरा लाइट वापस नहीं आता था, नहीं भाई, पूरी की पूरी लाइट वहां पे वापस नहीं आती थी। यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा लाइट क्या होगा, वापस आ जाएगा। ठीक, इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, जिसमें क्या होगा, आपतन कोण की वैल्यू, ठीक, आपतन कोण का जो मान है वो क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। ठीक, तो आपतन कोण का मान जैसे हम क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, क्या होगा, प्रकाश की जो किरण है वो अगर डेंसर इस वाले मीडियम से गई थी, इस वाले मीडियम से मतलब सघन माध्यम से चल के गई थी, तो इसी से इस वाले सतह से, ठीक, दोनों माध्यम को अलग करने वाले सतह से टकरा कर क्या होगा, वापस इसी माध्यम में पूरी की पूरी प्रकाश की किरण चली आएगी। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या चीज, TIR इंग्लिश में। ठीक, मैंने यहाँ पर डिफिनेशन क्या कर दिया, पहले से नोट कर दिया है कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से क्या हो, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर प्रकाश की किरण क्या होता है, पूर्णतः वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब पूर्णतः का मतलब है पूरा का पूरा। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है नुकसान हो, पर जो रिफ्लेक्शन में होता है, प्रकाश के परावर्तन में होता है, ठीक, वहां पे ज्यादा नुकसान होता है लाइट का। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम लाइट का नुकसान होता है। यहाँ पे अधिकतर लाइट क्या होती है, चली जाती है, 98% 99% करीब करीब कह सकते हैं
लाइट क्या होगी, वापस ऐसे मीडियम में चली आएगी। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्या चीज, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की केवल 2 कंडीशन है। क्या चीज, कि जो प्रकाश की किरण है वो किधर से किधर जानी चाहिए। डेफिनेशन में ही वो शर्त है, कंडीशन है, पर अलग से भी लिखा जाता है क्योंकि हमसे पूछ लेता है। ठीक, क्या चीज 2 नंबर में पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, तो क्या बताना है हम लोगों को कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, सघन से विरल में। कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तब होगा। ठीक है, यानी तब हो सकता है। ठीक, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, दोनों एक साथ आनी चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग। ठीक, प्रकाश की किरण सघन से विरल में भी जानी चाहिए और जो प्रकाश की किरण है, ठीक, उसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, इसका जो फिनोमिना है, ठीक, मिराज वाला कंसेप्ट, ठीक, मृग मरीचिका वाला कंसेप्ट, जो हमें पानी दिखाई देता है सड़कों पर, ठीक, या फिर राजस्थान वगैरह में, मतलब जहाँ पे मरुस्थल है, ठीक, वहाँ पे हमें क्या होता है, उसकी छाया बनने लग जाती है। ठीक, सरफेस पर, सतह पर, ठीक, अर्थ पर। वो किसकी वजह से होता है, वो TIR की वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। जो हीरा चमकता है वो भी किसकी वजह से चमकता हुआ दिखाई देता है, TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो उसके उस फिनोमिना को हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अभी सीक्वेंस में हम लोग जब लेंस वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे। नाउ देखिएगा यहाँ पे ये लिखा है एंगल I और ये अपने पास एंगल C। इसमें एंगल I की वैल्यू क्या है, छोटी, और एंगल C की वैल्यू क्या है, सॉरी, इसमें एंगल I की वैल्यू क्या है, बड़ी, और एंगल C की वैल्यू क्या है, छोटी। ठीक, यानी आपतन कोण का मान अधिक होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से, तब जाके क्या होगा, हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसके थोड़े से मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में। कैसे, जैसे इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा और इस वाले का भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, तो दोनों का क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके साथ साइन C वगैरह का क्या रिलेशन है, ठीक, उसको देख। चलिए आइए देखते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर क्रिटिकल एंगल। ठीक, क्रांतिक कोण के लिए गणितीय विश्लेषण। देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण लिया हुआ है, ठीक, जो किधर से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक, यहाँ पे इसको हमने N1 और इस वाले को हमने क्या ले रखा है, N2 ले रखा है। ठीक, देखिए तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किधर जा रही है, विरल माध्यम में। ये कैसे पता चलेगा, तो जब मैं यहाँ पे N1 इज लेस देन टू क्या लिख दूंगा, N2, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वाला सघन माध्यम है और ये वाला कौन सा है, विरल माध्यम। ये जो है सघन माध्यम और ये कौन सा, विरल माध्यम। कैसे भैया, जिसका N2 बड़ा होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, वो ज्यादा। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, उसका प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, ज्यादा रहता है। ठीक, उसके बेस पर नाउ अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू किसके, अच्छा अकॉर्डिंग टू के भाई स्नेल के नियम के अनुसार। ठीक, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, ओहो, स्नेल के नियम के अनुसार। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन I डिवाइडेड बाई क्या चीज, साइन R बराबर क्या, स्नेल का रूल क्या यही था, साइन I डिवाइड बाई साइन R इज इक्वल टू क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, यानी उस अपवर्तनांक का, सॉरी उस मीडियम का अपवर्तनांक जो एक्शन करने का काम करता है विद रिस्पेक्ट टू किसके, उस मीडियम के। ठीक, जिससे लाइट क्या हो रही होती है, जा रही होती है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रहेगा, तो जो मीडियम क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण को बेंड करने का काम कर रहा है, प्रकाश की किरण को बेंड करने का, मोड़ने का काम कर रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, 1 का। किसके रिस्पेक्ट में होगा, 2 के, क्योंकि लाइट कहाँ से जा रही है, यहीं से। ठीक, आपको मैंने ये सब बता रखा है कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू क्या होगा, N1 2। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का, उस मीडियम का, ठीक, जिसमें लाइट जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें से लाइट क्या हो रही है, जा रही है। तो इसमें से जा रही है और इसमें जा रही है। ठीक, तो इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में होगा, N1 2। नाउ तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू क्या चीज, N1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन I की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन C। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो प्रकाश की किरण है, ठीक, इसका जो आपतन कोण है, ठीक, इसका जो आपतन कोण है वो ऐसा आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण की वैल्यू कितनी हो गई है, 90 डिग्री। तो इस आपतन कोण को हम क्या बोलेंगे, I ना बोल करके क्या बोलेंगे, C बोलेंगे, क्योंकि यही वाला आपतन कोण क्या बन जाएगा, क्रांतिक कोण। तो साइन C डिवाइड बाई क्या चीज, साइन R। अब R की जगह पे क्या होगा, 90 डिग्री, है ना, बराबर कितना, N1 2। ठीक, N1 2 को हम क्या लिख सकते हैं,
तो N12 को हम लिख सकते हैं N1 डिवाइडेड बाई N2। अगर इसको आपको लिखना आ रहा हो तो N1 ऊपर रहता है और N2 क्या रहता है, नीचे हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी डिवाइड बाई साइन 90 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आप क्लास 10th में, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है, इज इक्वल टू कितना, N1 डिवाइड बाई कितना, N2। ठीक, अगर इसी को हम लिखेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, N2 को इस साइड, ठीक, N2 को इस साइड और N1 को नीचे, तो क्या हो जाएगा N2 डिवाइड, यहाँ पे N2 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन साइन सी। अगर इसी को हम लिखेंगे अगर किस तरीके से, जैसे ये लिखा हुआ था, इसको हम लिख सकते हैं N21। इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी। ऐसा क्यों करा भाई, ऐसा इसलिए करा क्योंकि हम क्या करेंगे, इस वाले मीडियम का, इस सघन ये जो अपने पास सघन माध्यम है, इस सघन माध्यम से प्रकाश की किरण इस वाले माध्यम में जा रही होगी, तो इस सघन माध्यम का हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता होगा, सी की वैल्यू पता होगी तब, या फिर अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका पता है तो हम इसमें इस वाले माध्यम का हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे। अगर यहीं पे N1 क्या हो जाता है, N1 अगर अपने पास N1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 कब होता है, जब हम इस वाले मीडियम को कौन सा ले लेंगे, एयर, और इस वाले मीडियम को हम कोई सा और मीडियम ले लेते हैं। ठीक, तो अगर हम कोई सा और मीडियम लेंगे तो हम इसको N1 ना लिख करके, ठीक, इसको हम N1 नहीं यूज करेंगे और इसको हम केवल क्या यूज कर लेंगे, N यूज कर लेंगे, क्योंकि इस वाले मीडियम का एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इस वजह से इसको हम कोई सा नाम नहीं देंगे, ठीक, केवल 1 यूज कर लेंगे। तो अगर हमने क्या करा, यहाँ पे 1 वाले मीडियम की जगह पे, फर्स्ट वाले मीडियम की जगह पे एयर यूज कर लिया, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं N, केवल और केवल N लिख सकते हैं, या तो आप N2 लिख लीजिए या फिर केवल और केवल N लिख लीजिए। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी। अब यहाँ पे N क्या है, तो N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, इस वाले मीडियम का, सघन माध्यम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहने वाला है। ठीक, N बराबर 1 अपॉन साइन सी, जो कि आपको याद होना चाहिए, जो पूछा भी जाता है करीब करीब। ठीक है।